स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स 1 का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे हम, जिसमें हमारे जो आज आउटलाइंस होंगी, एक है एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, जिसमें हम स्टॉपिंग पावर एंड आयोनाइजेशन का कंसेप्ट भी देखेंगे, और दूसरा हम इसमें बीटा डिके के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल की एब्जॉर्प्शन क्या है। तो अगर हम रिलेशन फाइंड करें स्पेसिफिक आयोनाइजेशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स दैट इमिटिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो हमारे पास जो ग्राफ ड्रॉ होता है वो कुछ इस तरह से हमें कर्व मिलती है। ये जो कर्व है इसको हम ब्रैग्स कर्व का नाम देते हैं। अब देखें स्पेसिफिक आयोनाइजेशन क्या है कि जब भी अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी मीडियम में से गुजर रहा होगा तो क्या करेगा कि वहाँ पे मौजूद जितने भी होंगे मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे उसको वो आयोनाइज कर देगा, आयंस में कन्वर्ट कर देगा। और जब ये आयन पेयर्स बन जाएंगे तो इनकी वजह से जो आने वाला अल्फ़ा पार्टिकल है जो किसी भी मीडियम में से प्रोसीड हो रहा है उसकी एनर्जी एंड स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब एनर्जी और स्पीड डिक्रीज़ होगी तो स्पीड के डिक्रीज़ होने से आयनाइजेशन पावर जो है उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है। ज़ाहिर है जो स्पीड जो है वो स्लोली स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं वो आयनाइज ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा स्पीड वाले जो हैं वो उनका चांस कम होता है कि वो रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स को आयोनाइज करें। तो अगर हम इस तरह से, हमने कहा कि यही है स्पेसिफिक आयोनाइजेशन के आयंस में कन्वर्ट करना, रास्ते में आने वाले जो भी मतलब अल्फ़ा पार्टिकल के रास्ते में जो भी आएंगे पार्टिकल्स उनको वो क्या करेगा, आयोनाइज कर देगा। तो यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स जो भी आए मतलब कोई भी एक हमने लिया हुआ था सोर्स जो कि अल्फ़ा एमीटर था, और उसका डिस्टेंस जो है वो हमने लिया हुआ था किसी भी मटेरियल से, और उस मटेरियल के डिस्टेंस और उसकी जो स्पेसिफिक आयोनाइजेशन है उसके दरमियान जब ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें ब्रैग्स कर्व मिली। अब ये जो ब्रैग्स कर्व है ये शो कर रही है कि पहले तो जैसे ही डिस्टेंस जो है सोर्स का इंक्रीज़ होता जाएगा उसके साथ साथ लीनियरली स्पेसिफिक आयोनाइजेशन भी इंक्रीज़ होती जाएगी, लेकिन एक पॉइंट पे आके ये बहुत शार्पली इंक्रीज़ हो जाएगी टू इट्स मैक्सिमम पोजीशन, एंड देन ये डिक्रीज़ होगी ज़ीरो की तरफ। अब जहाँ पे ये आयनाइजेशन ज़ीरो की तरफ डिक्रीज़ हो रही है कर्व के इस पोर्शन में, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है कि अब वो आयोनाइजिंग रेट को बिल्कुल ज़ीरो की तरफ लेके जा रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता स्पेसिफिक आयोनाइजेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देखें जहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया, इसको जो है वो पार्टीशन इसकी की हुई है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हुई है इस पॉइंट तक जो है, इस पॉइंट को हम कहते हैं रेंज। तो ये स्पेसिफिक जो है ये स्पेसिफिकेशन देती है कि रेंज अल्फ़ा पार्टिकल की क्या होगी। रेंज मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आपको कि रेंज बेसिकली वही डिस्टेंस है जो किसी भी अल्फ़ा पार्टिकल ने कवर करके जाना है और रास्ते में आने वाली जितने भी पार्टिकल होंगे मीडियम के उसको आयोनाइज करना है। तो मटेरियल को वो कहाँ तक आयोनाइज कर सकता है उतनी ही उसकी रेंज होगी। तो लेट्स सपोज अल्फ़ा पार्टिकल जो हमने लिया हुआ था वो इस पॉइंट तक आयोनाइज कर रहा था, तो ये पॉइंट आर जो है ये उसकी रेंज की स्पेसिफिकेशन हमें दे रहा है। तो रेंज बेसिकली क्या है, इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये मीडियम की या मटेरियल की थिकनेस होती है जिस मटेरियल में से अल्फ़ा पार्टिकल गुजर के जा रहा होता है। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी रेंज जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, और जितनी थिकनेस कम होगी रेंज भी उस हिसाब से कम होगी, और मटेरियल टू मटेरियल ये रेंज जो है ये वेरी करती जाएगी। अब अगर हम बात करें इस कर्व की, हमने बात कर ली है तो इसी को लेके चलते हैं। ये जो है रेंज यही स्टॉपिंग पावर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। रेंज जितनी ज़्यादा है स्टॉपिंग पावर भी जो है वो उस लिहाज से जो है वेरी करती जाती है। अब स्टॉपिंग पावर अगर हमने देखनी है, स्टॉपिंग पावर क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल को मज़ीद पेनिट्रेट होने से रोकना है। तो अल्फ़ा पार्टिकल को हम मज़ीद पेनिट्रेट होने से, पेनिट्रेशन से कैसे रोक सकते हैं, जिस पॉइंट तक वो रुक जाएगी उतनी ही उसकी स्टॉपिंग पावर होगी। तो इसके लिए अगर हम स्टॉपिंग पावर की बात करें तो रिलेटिव स्टॉपिंग पावर के लिए फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो होता है रेंज इन एयर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेंज इन मटीरियल ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। एयर में जो रेंज होगी अल्फ़ा पार्टिकल की डिवाइडेड बाय वो मटेरियल जिसमें से हम अल्फ़ा पार्टिकल को गुजार रहे हैं, वो वाली उसकी उस मटेरियल की क्या रेंज है, उसको अगर हम ये रेशो ले लेते हैं तो हमें रिलेटिव स्टॉपिंग पावर मिल जाएगी। और जो रिलेटिव स्टॉपिंग पावर है इसके ज़्यादा होने के लिए ज़रूरी है कि मीडियम की थिकनेस जो है वो कम हो। रेंज जो है वो बेसिकली थिकनेस ही है, तो अगर मटेरियल की थिकनेस कम होगी तो रिलेटिव स्टॉपिंग पावर जो है वो ज़्यादा होगी। अब अगर हम बात करें कि जो पेनिट्रेशन है अल्फ़ा पार्टिकल की, जो यहाँ पे सडन डिक्रीज़ आया है,
मतलब स्पेसिफिक आयनाइजेशन में जो सडन डिक्रीज़ आया है वो ये शो करता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो सोर्स से आने वाले पार्टिकल्स हैं, वो सेम एनर्जी के होंगे, और अगर वो सेम एनर्जी के हैं तो वो एक टाइम के बाद आहिस्ता आहिस्ता एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के बाद आयनाइजेशन को सीज़ कर देंगे। तो आयनाइजेशन प्रोसेस जब सीज़ हो जाएगा तो यहाँ से ये जो कर्व है ये डिक्रीज़ हो जाएगी, ज़ीरो की तरफ आना शुरू हो जाएगी। अब इसमें से जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस तक तो क्या हुआ है कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हुई थी ना, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद जो पार्टिकल्स हैं, हमने कहा कि उनकी एनर्जी सब पार्टिकल्स की सेम हो गई है। अगर सेम एनर्जी हो गई है तो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी के बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी के चेंज होने की वजह से, मतलब पार्टिकल्स अगर सेम एनर्जी रख रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो आयनाइजेशन प्रोसेस को सीज़ कर देंगे। अब अगर आयनाइजेशन प्रोसेस सीज़ हो गया तो फिर हमारी ये जो कर्व है ये ज़ीरो की तरफ डिक्रीज़ हो जाएगी। अब देखें, जो हमने रिलेटिव स्टॉपिंग पावर की बात की तो उसको हमने थिकनेस के साथ जो है यानी रेंज के साथ उसको रिलेट किया है। तो जितनी ज़्यादा रेंज होगी मटेरियल की, उतना ही कम जो है हमें रिलेटिव स्टॉपिंग पावर मिलेगी, यानी कि उतनी ही कम पावर होगी कि वो जल्दी स्टॉप हो जाए, अल्फ़ा पार्टिकल स्टॉप हो जाए और मज़ीद पेनिट्रेट ना हो सके। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कुछ स्टॉपिंग पावर्स दी हुई हैं, रिलेटिव स्टॉपिंग पावर। अगर वाटर की बात करें तो इसकी स्टॉपिंग पावर जो है वो 1000 है, एलुमिनियम की 1600 और जो लेड है उसकी है 5000। तो इसका मतलब है, देखिए मटेरियल टू मटेरियल जैसे ही ज़्यादा डेंसर मीडियम्स आ रहे हैं, उनकी जो थिकनेस है उसकी वो ज़्यादा होती जा रही है, उसमें जो होगी अल्फ़ा पार्टिकल की स्टॉपिंग पावर वो भी उस लिहाज से चेंज होगी। और अगर हम रेंज की बात करें एयर में, तो एयर में जो अल्फ़ा पार्टिकल की रेंज है वो 5 मिलीमीटर्स है। तो ये जो है 5 मिलीमीटर का क्या मतलब है कि आफ्टर 5 मिलीमीटर्स अल्फ़ा पार्टिकल विल स्टॉप, यानी कि ये उसकी स्टॉपिंग पावर को भी इंडिकेट करेगा। और इसके अलावा ये है कि सिर्फ इतनी रेंज तक आने वाले जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं को ये आयोनाइज़ करेगा और बाकी इसके बाद वाले मटेरियल को ये आयोनाइज़ नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम ह्यूमन टिश्यूज़ की बात करें तो 5 माइक्रोमीटर्स तक जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल पेनिट्रेट कर सकता है और इसकी जो मटेरियल है उसको आयोनाइज़ कर सकता है, टिश्यू सेल्स को आयोनाइज़ कर सकता है, और यही इसकी रेंज होगी। इसके बाद अगर हम पेपर की बात करें तो 10 माइक्रोमीटर्स की रेंज के बाद हम फुली जो अल्फ़ा पार्टिकल है उसको स्टॉप करवा सकते हैं। स्टॉप करवाने का मतलब ये है कि अब ना तो वो आयोनाइजेशन करेगा और ना ही मज़ीद वो पेनिट्रेट कर सकेगा। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन वाला कंसेप्ट। और इसके बाद हमने इसमें देख लिया, जो हमने देखा स्टॉपिंग पावर क्या होगी, और इसके अलावा हमने रेंज का कंसेप्ट देख लिया, और आयोनाइजेशन तो आपको पता ही है कि किस तरीके से ये आयोनाइज करेगा। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है बीटा डिके। बीटा डिके जो है, जैसे अल्फ़ा डिके के बारे में हमने बात की तो वो भी हमने कहा था एक स्पॉन्टेनियस डिके है। ये भी एक स्पॉन्टेनियस डिके होगा जिसमें मैस नंबर जो है वो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई का सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब ये है, अब यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का नहीं लिखा क्योंकि चेंज में ये +1 से चेंज भी हो सकता है, इंक्रीज़ भी हो सकता है, एंड 1 जो है वो डिक्रीज़ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी है जनरल इक्वेशन, उसमें आप देख सकते हैं x a to z गोज़ टू y a to z +-1 एंड b जो है यहाँ पे बीटा पार्टिकल है और इसके साथ एक न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो क्या है ये कंसेप्ट आगे जाके आपको पता चलेगा। जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है उसको हमने डिस्कस किया था अल्फ़ा डिके को, तो अल्फ़ा पार्टिकल इमिशन के दौरान यहाँ पे एनर्जी हमें मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे इस केस में हमने यहाँ पे न्यूट्रिनो लिया है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे लेक्चर में। अभी आप ऐसे ही स्टार्ट लें कि जब हमने बीटा डिके की बात करनी है तो बीटा पार्टिकल के एमिशन के दौरान या तो यहाँ से ये इसका जो एटॉमिक नंबर है ये +1 हो जाएगा या -1 हो जाएगा, यानी हो सकता है ये 1 से इंक्रीज़ हो जाए और हो सकता है ये डिक्रीज़ हो जाए। तो इसी की बेस पे हम बीटा डिके के 2 मोड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला जो मोड होगा वो है नेगेटिव बीटा डिके। नेगेटिव बीटा डिके जो है ये ऐसा बीटा डिके होगा जिसमें पेरेंट, ये जो हमारे पास ओरिजिनल होगा पेरेंट न्यूक्लियाई, ये जब डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो ये यहाँ से हमें -1 दे देगा, सॉरी +1 यहाँ पे दे देगा। अगर ये यहाँ पे +1 देता है तो y+1 इसका z+1, तो इसका मतलब है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज़ हुआ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट होगा, और बीटा पार्टिकल की करैक्टरिस्टिक्स को हमने जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कंपेयर किया हुआ, यानी कि हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना -1, उस पर चार्ज होता है, इस पर भी हमने -1 लिया हुआ है।
तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट आउट होगा, जिसको हमने बीटा पार्टिकल कहा है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं इसको कहते हैं, बीटा पार्टिकल ही क्यों कहते हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, पहले देखें कि यहाँ से जब हमारे पास +1 आया, Z+1 हुआ, तो जैसे ही एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज़ हुआ तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल जो है वो इसमें से इमिट आउट होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा, और इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट आउट होगा। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो जो है वो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स हैं, मतलब न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल जो है वो एंटी न्यूट्रिनो होगा। अब यहाँ पे देखें इसके बिहाइंड द सीन जो है वो हो क्या रहा है कि बेसिकली एक न्यूट्रॉन जो है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। कोई भी एक न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जो रेशो है वो बैलेंस्ड रहे तो उसमें स्टेबिलिटी रहती है, किसी भी तरह की चेंज जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाते हैं एक दूसरे से, यानी उनमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो उस टाइम पे प्रोटॉन की न्यूट्रॉन में कन्वर्जन होती है या न्यूट्रॉन की प्रोटॉन में कन्वर्जन होती है। तो इस केस में आप देखें जैसे ही इंस्टेबिलिटी आई, ये न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एटॉमिक नंबर के तौर पे यहाँ पे 0 चाहिए, तो प्रोटॉन में जब ये कन्वर्ट होगा तो इसके साथ यहाँ पे हमें एक -1 मिलेगा जो कि इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और इसके साथ ही एंटी न्यूट्रिनो हमें मिलेगा। तो इस तरह की जो बीटा डिके हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव बीटा डिके, और इसमें जो है ये नेगेटिव बीटा एमिशन भी इसको कहा जाता है, नेगेटिव बीटा एमिशन रिएक्शंस। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो बोरोन है 12 और 5, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन 12 और 6 में। आप यहाँ पे देखें जो इसका एटॉमिक नंबर है या चार्ज नंबर जिसको हम कहते हैं वो 1 से इंक्रीज़ हो गया, यानी 5 से 6 हो गया है, और इस केस में एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल इमिट आउट होगा और जो एंटी न्यूट्रिनो है वो भी इमिट आउट होगा। ये तो था फर्स्ट मोड ऑफ बीटा डिके। अब सेकंड मोड की बात करते हैं। सेकंड है हमारे पास पॉजिटिव बीटा डिके। पॉजिटिव बीटा डिके में सिंपली क्या होगा कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा, जिसके दौरान मैस नंबर तो सेम रहेगा लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो -1 उसमें हो जाएगा, यानी कि वो डिक्रीज़ हो जाएगा बाय 1। तो यहाँ से हम जब इसके लिए जो रिएक्शन देखेंगे वो होगा, आप देखें Y जो है उसमें A और जो Z है वो A जो है वो तो सेम रहा लेकिन Z जो है उसमें से -1 हो गया, और इस केस में इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक पॉजिट्रॉन इमिट आउट होगा। यहाँ पे न्यूट्रॉन था, सॉरी इलेक्ट्रॉन था, लेकिन वहाँ पे पॉजिट्रॉन है। अब ये पॉजिट्रॉन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी जो है वो बिल्कुल वैसी ही होंगी इलेक्ट्रॉन जैसी, लेकिन इस पर जो है वो इस पर -1 चार्ज था, उस पर जो है +1 होगा। पॉजिट्रॉन के तौर पे इसको लेते हैं। अब देखें आप, जो हमारे पास ये वाला रिएक्शन आया है इसके पीछे जो है वो कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व था, इसमें बेसिकली एक प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे हमने देखा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ और एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकला, यानी इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन उधर देखें, उधर आप प्रोटॉन में आप देख सकते हैं प्रोटॉन की जब कन्वर्जन होगी न्यूट्रॉन में तो उस केस में हमें एक पॉजिट्रॉन मिलेगा, और उसके साथ जो मैंने इस तरह का जो सिंबल क्रिएट करवाया है ये न्यूट्रिनो की जो है न्यूट्रिनो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये न्यूट्रिनो के लिए है, और जब इसके ऊपर बार हम लगा देते हैं तो वो एंटी न्यूट्रिनो को शो करता है। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो एग्जांपल में इसकी आ जाता है मैग्नीशियम जो है 23 और 12 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम 23 और 11 में। इसमें आप देखें जो इसका एटॉमिक नंबर है वो -1 हुआ है उसमें से, और इसके साथ साथ बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को यहाँ पे एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट आउट होता है और एक जो है न्यूट्रिनो इमिट आउट होगा। अब नेक्स्ट जो हम तीसरा इसका मोड पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में कन्वर्जन करनी है, तो इसके पीछे बेसिकली यही हो रहा होता है कि एक प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ मिल रहा है ताकि न्यूट्रॉन बना सके। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी इसीलिए इसका नाम रखा हुआ है ना। तो प्रोटॉन जो है उसने क्या करना है, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है वो कोशिश करेगा कि अपने आउटर शेल्स में से जो सबसे करीबी शेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले ले। अब वो इलेक्ट्रॉन जब कैप्चर कर लेगा तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और एक न्यूट्रॉन बना देंगे, और उसके साथ साथ न्यूट्रिनो जो है वो हमें मिल जाएगा। यही रिएक्शन को हमने जनरल फॉर्म में इस तरह से लिख देना है कि कोई भी एक पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन जो है उसके साथ बम्बार्डमेंट उस पर करवाई है, तो जो हमारा जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा उसमें से जो एटॉमिक नंबर है वो -1 से रिड्यूस हो जाएगा, और उसके साथ जो है वो न्यूट्रिनो भी इमिट आउट होगा। ये बिल्कुल इसको हम इस तरह से ही ले सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव बीटा डिके लिया था, ऑलमोस्ट वैसा ही है।
क्योंकि प्रोटॉन ही न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन देखें इसमें हमने ये देखना है कि जब भी मतलब इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात करनी है तो उसमें होता ये है कि प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू न्यूट्रॉन बाय कैप्चरिंग इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब जब देखें हमने कहा कि नियरेस्ट ऑर्बिट में से ही इलेक्ट्रॉन ये लेगा, नियरेस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लेगा, कैप्चर करेगा और फिर ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। तो आप देखें जब के शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज हमारे न्यूक्लियस ने ले लिया है, तो अब के शेल में एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो एल शेल में से के शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करके आएगा। तो इसी दौरान जो है वो कुछ रेडिएशंस भी इमिट आउट होंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस है इसके दौरान एक्सरे एमिशन जो है वो भी पॉसिबल हो सकती है। तो ये तीनों मोड्स जो हमने पढ़े हैं इसके बीटा डिके के, इसमें हमने न्यूट्रिनो को जो डिस्कस किया है, अब हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में देखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। अच्छा, अब हमने जो न्यूट्रिनो की यहाँ पे हमने देखा था कि हमने हर एक रिएक्शन में न्यूट्रिनो को इन्वॉल्व किया था और एंटी न्यूट्रिनो को। लेकिन जब न्यूट्रिनो की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मतलब इस न्यूट्रिनो को क्यों इन्वॉल्व करना पड़ा कि जो हमारे पास जब इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी न्यूट्रिनो की, उस टाइम पे जो बीटा पार्टिकल, बीटा एमीटर जो है, मतलब उसमें जो बीटा डिके कंसीडर किया जाता था, वो कुछ इस तरह से उसका रिएक्शन था। ये जब रिएक्शन होता था तो इसमें देखें आप यहाँ पे ये पॉजिटिव बीटा के लिए भी हो सकता है, नेगेटिव बीटा के लिए भी, लेकिन यहाँ पे बाकी रिएक्शन तो सेम है। यहाँ पे एनर्जी क्यू की बात की गई है, यहाँ पे न्यूट्रिनो को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। इसमें अब 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे जिन्होंने ये सोचने पे मजबूर किया कि यहाँ पे कोई और ऐसा पार्टिकल या कोई और चीज़ यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए जो एनर्जी से हटके हो। तो इसके लिए हम जो पहला पॉइंट देखेंगे जो ऑब्जर्व किया गया कि जैसे कि रिएक्शन करवाया गया बिस्मिथ में और वो पोलोनियम में कन्वर्ट हुआ, तो इसके दौरान एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल तो इमिट आउट हुआ, लेकिन इसके साथ जो एनर्जी इमिट आउट हुई उसकी मिकदार जो है, यानी एक्सपेक्टेड एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए थी। लेकिन जब इसको देखा गया, ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखी गई एनर्जी की, तो वो इतनी नहीं आ रही थी, वो कम थी। तो उस एनर्जी की वैल्यू के कम होने को जो है इस यहाँ पे जो है डिस्कस करना ज़रूरी था कि वो बाकी की वैल्यू कहाँ पे जा रही है। तो ये जो एक तो इसमें से ये कहा गया कि जो इसमें एनर्जी जो भी आ रही है, ये एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रहा है। वेरी कहाँ से करेगा? 0 पॉइंट से लेके, मतलब 0 एनर्जी से लेके मैक्सिमम एनर्जी तक, जो इस केस में 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसके दौरान ये एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। इस चीज़ को डिस्कस किया गया, इस चीज़ को स्टडी किया गया। उसके बाद जब ग्राफ ड्रॉ किया रिलेटिव नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स और एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स के दरमियान, तो हमें कुछ इस तरह से कर्व मिली, जिसमें मैक्सिमम पॉइंट पे जो कर्व मिल रही है वही इसकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो थी, जो कि हमें 0 से लेके मैक्सिमम तक हमने कहा कि एनर्जी जाएगी। तो मैक्सिमम एनर्जी तो यही वाली हो सकती है। तो यहाँ से जब देखा तो लेट्स सपोज वो एनर्जी जो है वो 0.05 थी या 0.5 थी, तो बाकी की एनर्जी कहाँ गई? इतनी काइनेटिक एनर्जी तो वही होगी जो कि उस रिएक्शन के जो मैक्सिमम एनर्जी है वो होनी चाहिए। तो बाकी की कर्व के लिए जो काइनेटिक एनर्जी थी, मिसिंग काइनेटिक एनर्जी, वो कहाँ जा रही थी? तो बाद में ये कहा गया कि यही वाली जो एनर्जी है ये न्यूट्रिनो के पास होगी, यानी न्यूट्रिनो जो है यही एनर्जी, मिसिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हुए होगा। तो पहला पॉइंट तो ये था जिसने न्यूट्रिनो के बारे में सोचने पे मजबूर किया। दूसरा पॉइंट जो था वो था स्पिन कंजर्वेशन। स्पिन कंजर्वेशन जो है वो यहाँ पे उसकी वायलेशन हो रही थी। जैसे देखें, अगर मैं कहूँ कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, जैसे कहा था ना कि न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा ड्यू टू इम्बैलेंसनेस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आप देखें कि न्यूट्रॉन जो है जब ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो इसकी जो हाफ स्पिन होगी, क्योंकि ये तीनों फर्मियोन्स ही हैं तो इनकी सबकी हाफ इंटेग्रल ही स्पिन होगी। तो आप देखें न्यूट्रॉन की हाफ स्पिन, और इक्वेशन के दूसरी साइड पे जब देखें तो प्रोटॉन की हाफ एंड इलेक्ट्रॉन की हाफ दोनों जब ऐड होंगी तो वो 1 हो रही है और इस साइड पे 1/2 है, तो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही है। इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि जो स्पिन कंजर्वेशन है उसकी वायलेशन हो रही है, ये कंजर्वेशन जो है यहाँ पे होल्ड नहीं करती है, इसलिए भी इस तरह के रिएक्शन को कंसीडर करना मुश्किल था।
दूसरा जो तीसरा पॉइंट था वो था लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पे इसकी भी वायलेशन हो रही थी। वो कैसे है कि जो इमिट होने वाले पार्टिकल्स हैं, इमिट होके जो बीटा पार्टिकल्स आएंगे, वो उनकी डायरेक्शन जो है वो इस लिहाज से नहीं होती कि वो मोमेंटम को कंजर्व कर सकें। तो अगर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा और स्पिन कंजर्व नहीं होगी और इसी तरह यहाँ पे एनर्जी की कंजर्वेशन भी हमें नहीं मिल रही, तो तीनों कंजर्वेशन लॉज होल्ड ना करने की वजह से यहाँ पे हमें ये देखना पड़ा कि कोई ऐसी चीज़ है जो ये मिसिंग काइनेटिक एनर्जी लेगी, वहाँ पे स्पिन की कंजर्वेशन देगी और उसके बाद जो है वो लीनियर मोमेंटम की भी कंजर्वेशन देगी। 1931 में पॉली ने ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इनको ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद उसने ये कहा कि यहाँ पे कोई ना कोई एक अनचार्ज्ड पार्टिकल ऐसा मौजूद होना चाहिए जिसका रेस्ट मास जो है वो ज़ीरो हो और स्पिन जो है वो हाफ हो, और उसको उसने एंटी न्यूट्रिनो का नाम दिया। और इसी तरह ये तो था नेगेटिव बीटा डिके के लिए कहा गया था, लेकिन पॉजिटिव बीटा डिके के लिए भी यहाँ पे एक न्यूट्रिनो होगा विद नेगेटिव हाफ स्पिन। तो उसने ये कहा कि अगर ऐसा एक कोई अनचार्ज पार्टिकल मौजूद होगा तो ये अनचार्ज पार्टिकल बीटा डिके के दौरान प्रोड्यूस होना चाहिए, ताकि ये तीनों प्रॉब्लम्स जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ स्पिन में जो है फेस करना पड़ रही थी, वो ना फेस करना पड़े। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब यहाँ पे न्यूट्रिनो का कंसेप्ट जो है उसको यहाँ पे लिया गया, तो उसके बाद जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ थी वो ये देखा गया कि जो रियल काइनेटिक एनर्जी है वो तो हमें मिल जाती है बीटा पार्टिकल के तौर पे, और बाकी की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होती है जो कि मिसिंग काइनेटिक एनर्जी के तौर पे ग्राफ में हमें मिल रही थी, वो सारी की सारी न्यूट्रिनो के पास चली जाती है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई और न्यूट्रिनो जो है वो अब जब हम लेटेस्ट जो रिएक्शंस देखते हैं उसमें हम न्यूट्रिनो को इन्वॉल्व करते हैं और इसी तरह एंटी न्यूट्रिनो को। अब यहाँ पे जो हमने एनर्जी की बात की थी कि जो हमने एनर्जी ऑब्जर्व की मैक्सिमम एनर्जी, यानी 0 पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक की एनर्जी लेनी है, तो वो एनर्जी हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस की जा सकती है। तो उसके लिए एनर्जेटिक्स ऑफ बीटा डिके से हमारे पास ये वाला फार्मूला आता है, Q इज़ इक्वल टू MP माइनस MD इंटू C²। यहाँ पे MP जो है वो मैस ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई है एंड MD जो है वो मैस ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई है, और C² जो है ये स्पीड ऑफ लाइट का जो हम यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं। तो इसी को हम एंड पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं। अब 1956 में फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली जो है वो ऑब्जर्व किया गया था, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया था फ्रेड रेंज और जॉर्ज कोहान ने। और ये हमारे इस लेक्चर में हमने पहले डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल की एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद उसमें हमने स्टॉपिंग पावर की डिस्कशन की है, उसके बाद रेंज को डिस्कस किया एंड आयोनाइजेशन पावर को, और उसके बाद हमने ये देखा बीटा डिके क्या है, और बीटा डिके के बाद हमने उसमें यूज़ होने वाला जो न्यूट्रिनो है उसके लिए हाइपोथेसिस जो है वो पॉली न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस को डिस्कस किया। अब ये जो है इसके बाद अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने अल्फ़ा डिके के लिए थ्योरी देखी थी गेमाओ थ्योरी, इसी तरह बीटा डिके के लिए थ्योरी होती है फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।